बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज का हमारा टॉपिक है डिफोरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग 9th क्लास का। ठीक है, तो डिफोरेस्टेशन का आप सबको पता होगा कि डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है। फॉरेस्ट बोलते हैं जंगलात को, डी मतलब यानी कि कमी, डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलात का कटाव, एंड ओवर हंटिंग मतलब ज्यादा शिकार करना जानवरों का। सबसे पहले हम डिफोरेस्टेशन को देखते हैं। डिफोरेस्टेशन बोलते हैं कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, जंगलात का कटाव यानी दरख्तों की कटिंग करना, फॉरेस्ट यानी जंगलात को नॉन फॉरेस्ट लैंड में यानी ऐसी जंगलात वाली जगह को नॉन जंगल यानी कि ऐसी जगह में तब्दील कर देना जहां पे कोई दरख्त ही ना हो। ठीक है, यानी कि आबादकारी के लिए जंगलात के कटाव। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ काजेज हैं और कुछ इफेक्ट्स हैं, किन वजह से जंगलात को काटा जाता है, कि हमें इनके बेनिफिट्स क्या हैं और इनके बैड इम्पैक्ट क्या पैदा होती हैं बायोडाइवर्सिटी पे। ठीक है, एक्चुअली हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, किसी इकोसिस्टम में पाए जाने वाली स्पीशीज की इकसाम को, ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, काजेज क्या है, किस वजह से जंगलात को काटा जाता है, फॉर अर्बन डेवलपमेंट यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, लकड़ी को काटा जाता है किस लिए, आप पल्प एक लकड़ी की किस्म है जिसको आप यूज करते हो पेपर बनाते हो। ठीक है, और टिम्बर ऐसी लकड़ी है जिसको आप यूज करते हो अपने फर्नीचर बनाते हो, अपनी बिल्डिंग के लिए दरवाजे बनाते हो और बहुत सारी चीजें बनाते हो। ठीक है, लकड़ी से आप बहुत सारी कारामद चीजें बनाते हो। दूसरे नंबर पे डेवलपिंग कंट्री मेकिंग बिल्डिंग एंड मेकिंग पेपर फ्रॉम पल्प, यानी कि पल्प एक लकड़ी की किस्म है जिससे आप क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। ठीक है, जो आप यूज करते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, और बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए आपको पता है लकड़ी कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनती है लकड़ी की, और इससे क्या होता है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है। ठीक है, लकड़ी से आप घर तामीर करते हो, तो इसके लिए आप जंगलात से लकड़ी काटना पड़ती है। नतीजे के तौर पर दरख्त कम होते जाते हैं, जंगलात खत्म होते जाते हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान में, ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्री, मिसाल के तौर पर डेवलप्ड कंट्री ऐसी कंट्री होते हैं जो कि तरक्की याफ्ता हैं। ठीक है, तरक्की पजीरों को क्या कहते हैं, डेवलपिंग कंट्री। मिसाल के तौर पर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरह की कंट्री को बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, और डेवलप्ड कंट्री में तो नहीं, डेवलपिंग कंट्री की बात की, तकरीबन 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि लकड़ी को यूज करते हैं किसके लिए, हीटिंग यानी जलाने के लिए और पकाने के लिए। ठीक है, यानी कि हीट पैदा करने के लिए। डेवलप्ड कंट्री में तो बहुत जदीद दौर आ गया ना, वहां पे हीटर वगैरह यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन देहातों में अगर हम पाकिस्तान में देखें तो क्या होता है, वहां पे लकड़ियों को जलाया जाता है, लकड़ियों को जला के वहां पे फिर क्या किया जाता है, अपने कमरों वगैरह को गर्म कर दिया जाता है। ठीक है, और वो खाना वगैरह पकाने के लिए भी लकड़ियों का यूज करते हैं, क्योंकि देहातों में गैस वगैरह तो है नहीं, तो वो जंगलात से लकड़ियां काट के लाते हैं, फिर उनसे क्या बनाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इफेक्ट्स की कि क्या इफेक्ट पैदा होते हैं जंगलात से लकड़ी काटने से, सबसे पहले है सॉइल अरोजन यानी जमीनी कटाव। सॉइल अरोजन का क्या मतलब है, जमीनी कटाव। जमीनी कटाव कैसे हो सकता है भाई, काट तो हम दरख्त रहे हैं, लेकिन जमीनी कटाव कैसे आ गया। देखो, अब एक जंगलात वाली जगह से जहां से आप दरख्त को खत्म कर दोगे, जड़ से उखेड़ दोगे, वहां पे दोबारा दरख्त ही नहीं होगा, तो क्या होगा कि जब बारिश आएगी तो बारिश के साथ मट्टी भी बह जाएगी। जब बारिश का पानी बहेगा तो साथ साथ मट्टी भी बहेगी। मट्टी में जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ना, जो कि पौधे की डेवलपमेंट के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी हैं, वो भी साथ बहते जाएंगे। ठीक है, तो नतीजे के तौर पे क्या होगा, जमीनी कटाव होगा। ठीक है, आपकी बुक में डायग्राम दिखाई गई है 3.8 सॉइल इरोजन की, जहां पे खड्डे से बने हुए हैं। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जहां पे जंगलात वगैरह ना हो, अगर आप ऐसा देख लें कि एक जमीन नीची है, एक ऊंची है। ठीक है, अगर नीचे वाली जमीन पे, ऊपर वाली जमीन पे कोई दरख्त वगैरह ना लगे हो, बारिश आए तो बारिश के पानी के साथ मट्टी का बहाव भी जाता है। ठीक है, मट्टी बह के नीचे वाली जमीन में चली जाती है, ऊपर खारें सी पैदा हो जाती हैं। ठीक है, वो खाइयां सी बन जाती हैं, उसके साथ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी साथ साथ जाते जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या, सॉइल इरोजन होती है। ठीक है, और ये सारा पानी किधर जाता है, दरियाओं में। ठीक है, और नतीजा क्या निकलता है, फ्लड आ जाता है, और क्या होता है, दरियाओं की
वो डैम्स की, समंदरों की जो है ना वो पानी को जो है स्टोर करने की कैपेबिलिटी जो कम हो जाती है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। अरे भाई एक सरफेस एरिया काफी ज्यादा है, लेकिन अगर मट्टी आ जाए अंदर तो कुछ सरफेस एरिया, मट्टी ऊपर आएगी ना तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, जहां पे पानी आना था वहां पे तो मट्टी आ गई। तो नतीजे के तौर पे जब भारी चीज पानी में जाएगी, पानी का फ्लो जो है बाहर आएगा, ठीक है, बाहर आएगा तो वो पानी किधर आएगा, शहरों की तरफ, देहातों की तरफ। नतीजे के तौर पे फ्लड ही आ गया ना, तो वो सैलाब की वजह बनेगा, ठीक है। सारा सॉइल किधर जाएगी, मड जाएगी सारी उसमें, मट्टी तालाबों में। अब मड के अंदर अब जो एसिड रेन होती है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, ठीक है, जहरीले मादे होते हैं, मट्टी में भी जहरीले, वो सारा केमिकल्स वगैरह किस में जाएंगे, दरियाओं में, नदियों में, झीलों में। और झीलों में आबी हयात भी तो हैं, मछलियां भी हैं, ठीक है। अब उनको क्या होगा, बैड इफेक्ट पैदा होंगे, वो भी मरेंगे, ठीक है, उनके लिए भी नुकसानदेह है। तीसरे नंबर पे डिक्रीज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपायरेशन, सॉरी, ट्रांसपायरेशन का क्या मतलब है? ट्रांसपायरेशन का मतलब है बखरात का बनकर, हाँ, बखरात का बनना, ठीक है, यानी कि पौधे की सतह से पानी का बखरात की सूरत में फिजा में जाना, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जो कि आपने पढ़ा है 9th क्लास में ही पढ़ा है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पौधे की सतह से पानी का बखरात की सूरत में फिजा में जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। जिसके नतीजे में क्या बनते हैं, क्लाउड बनते हैं। क्लाउड बोलते हैं बादलों को। क्लाउड नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, ठीक है, बारिश कम होगी तो फिर उससे भी बीमारियां जन्म लेती हैं, ठीक है, खुश्की पैदा होती है, पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, गर्मी ज्यादा हो जाती है बारिश ना आए तो। उसके अलावा भी बहुत सारे बैड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, तो ये भी इसका बैड इम्पैक्ट है। और दूसरे नंबर पे बायोस्फीयर स्टेबिलिटी। बायोस्फीयर स्टेबिलिटी कैसे है, आपने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को यूज करते हुए पौधे क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को यूज करके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है, और प्लस ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, ठीक है, ये पौधे की खुराक है, ठीक है। अब माहौल से उसने कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, ठीक है, और माहौल को ऑक्सीजन देनी है। ऑक्सीजन बहुत जरूरी है इंसानी जिस्म के लिए, बहुत जरूरी है। अब इंसानी जिस्म की बात करें, हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन को कैरी करती है पूरे ब्लड में, ठीक है, पूरे ब्लड को ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है। अगर हमारे पास पौधे नहीं होंगे, दरख्त ही नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे, तो हमें नतीजे के तौर पे हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और हमारे माहौल में सबसे ज्यादा क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, इससे बैड इंपैक्ट पैदा होंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से दिन ब दिन हमारे टेम्परेचर, हमारे एनवायरमेंट के टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि दिन ब दिन टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है, बियरेबल नहीं रहा यार एनवायरमेंट। किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादती की वजह से, क्योंकि जमीनी कटाव, सॉरी, जंगलात का कटाव बढ़ता जा रहा है। थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी खतरनाक है। बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं यानी वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, किसी इकोसिस्टम में पाए जाने वाली वैरायटी ऑफ स्पीशीज को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब जो स्पीशीज हैं, जंगलात में बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं, जंगली शेर है और हिरन वगैरह, बहुत, सांप, हर चीज को रहने के लिए अपने अपने घर की जरूरत है। जैसे इंसान को अपने रहने के लिए घर की जरूरत है, इसी तरह शेर का अलग से घर होता है, हिरनी का अलग से घर होता है। अब जब उनके पास घर ही नहीं है, रहने के लिए जगह ही नहीं है, जंगलात ही नहीं रहेंगे, तो वो कहाँ पे रहेंगे। नतीजे के तौर में उनकी तादाद में भी दिन ब दिन कमी आती रहेगी, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी नुकसान में जाती रहेगी, खसारे में जाती रहेगी, ठीक है, और नतीजे के तौर पे जानवर भी आहिस्ता 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 कम होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन पाकिस्तान टू डिफॉरेस्टेशन इज ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इन द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में द क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग एट अप्रोक्सीमेटली, यानी अंदाजे के मुताबिक 1% पर ईयर कम हो रहा है, ठीक है, 1% पर ईयर, किसमें, खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है, ये पाकिस्तान में हो रहा है। और उसके बाद डिफॉरेस्टेशन के बाद आ जाता है ओवर हंटिंग।
ओवर हंटिंग से क्या मुराद है? ओवर हंटिंग से मुराद है कि जानदारों का शिकार करना, ठीक है। अब ये इलीगल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में ये नुकसानदेह है। अब आप ऐसा करें, मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे जानदार का शिकार कर रहे हैं और उसका रेट मिसाल के तौर पर मार्केट में ज्यादा है, ठीक है। आप मार्केट से पैसा वसूल करने के लिए उसका शिकार करते हो, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, स्पीशीज जंगलात में खत्म होती जाएंगी। अब जब इंसान उसको घरों में रखने लग जाएंगे तो जंगलात में वो कम हो जाएगी, डेफिनेटली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जंगलात में तो वो स्पीशीज रहे नहीं। अब हर बंदा इतना अफोर्डेबल तो नहीं होता कि वो इतनी ज्यादा स्पीशीज को अफोर्ड करे, ठीक है। वो घर में रखे और उनकी ब्रीड करवाए, ब्रीड करवा के छोड़ दे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी कम होती जाएगी। अब हो सकता है वो जिस स्पीशीज का शिकार कर रहा है वो आगे किसी स्पीशीज को वो भी तो शिकार करती होगी ना। अब जो एक स्पीशीज, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आपके पास कुदरत ने यार निजाम बना रखा है, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को खाती है, दूसरी स्पीशीज तीसरी स्पीशीज को खाती है, इस तरह से वो जो है बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, ठीक है, इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक शेर है, ठीक है, आप बोलते हो, अब बहुत सारे बंदों का ये ख्याल होता है यार ये गलत करता है कि जानवरों को खाता है, ठीक है। अब आपके पास शेर है, ठीक है। अब शेर की आपके पास क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पीशीज हो गई है, शेर का कोई शिकार नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, हिरनी को खाई जा रहा है, जानवरों को खाई जा रहा है, तो उनकी तादाद में इजाफा हो जा रहा है क्योंकि उनको खुराक मिल रही है, ठीक है। वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं तादाद में, लेकिन नतीजे के तौर पर जो प्रे है यानी कि जो उनका शिकार बनने वाली स्पीशीज है वो कम होती जा रही है, इकोसिस्टम में खराबी आ गई। और दूसरे नंबर पे अगर आप शेर का शिकार कर रहे हैं, शेर की तादाद में कमी आ जाती है, तो अब हिरनियों को और दूसरे जानवरों को कोई खाने वाला नहीं है, तो क्या होगा, उनकी तादाद बड़ी तादाद में फैल जाएगी पूरे जंगल में। अब उनकी तादाद फैल गई है, अब वो क्या करेंगे, चारा खाएंगे, पौधों को खाएंगे। अब पौधों को वो खा रहे हैं बहुत ज्यादा, इस तरह पौधे बहुत ज्यादा खा लेंगे वो। अब हमारे पास पौधे नहीं बचेंगे, हम किधर जाएंगे, फिर हमारे लिए नुकसानदेह है चीज। इसी तरह कुदरत ने हर चीज को मेंटेन रखा हुआ है, हर चीज के लिए निजाम बनाया हुआ है। एक चीज के कम होने, हर चीज किसी ना किसी के लिए फायदेमंद है, कुदरत ने किसी चीज को बेकार नहीं बनाया, ठीक है। हर चीज को दूसरी चीज का फायदा है, इसीलिए ओवर हंटिंग भी क्या है, नुकसानदेह है। ओवर हंटिंग हैज बीन अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीशीज दैट एंडेंजर्ड ऑफ मैनी मोर सच एज व्हेल। ये बहुत ज्यादा स्पीशीज के एक्सटिंक्ट हो जाने की वजह बनती है। एक्सटिंक्ट मतलब इस दुनिया से खत्म हो जाना, नापैद हो जाना। मिसाल के तौर पे आपके पास डायनासोर है, डायनासोर आपकी इस दुनिया में नहीं रहा, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसकी स्पीशीज का कोई जानदार आपको दुनिया में नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद इंडेंजर्ड हो जाने का, इंडेंजर्ड का मतलब है कि उसकी स्पीशीज का फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाने का खतरा है, यानी कि वो आने वाले फ्यूचर में क्या हो गई, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, उसी स्पीशीज का कोई जानदार हमें देखने को नहीं मिलेगा। किसकी वजह से, ओवर हंटिंग की वजह से, जिसकी वजह हम बार बार शिकार कर रहे हैं उसका, ठीक है। इसमें आपको पाकिस्तान में जो इसकी इंडेंजर्ड स्पीशीज की कुछ मिसालें दी गई हैं, जिसमें वेल है यानी व्हेल मछली है, आइबेक्स है, यूरियल है, मार्कहोर है। मार्कहोर क्या है, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है। कमर्शियल हंटिंग, कमर्शियल हंटिंग मतलब के जानवरों का आप शिकार करके उसको मार्केट में लाते हो और मार्केट में उसको महंगे दामों पर बेचते हो, ठीक है। नतीजे के तौर पे वो इकोसिस्टम में उस जानदार की जो है स्पीशीज में कमी आ रही है, मतलब कि वो नुकसानदेह है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद बूथ लीगल और इलीगल, ये इलीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। द प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल थ्रेट, यानी कि सीधी सी बात है यार, ये खतरनाक है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफोरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। उम्मीद है कि सबको समझ आ गई, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। देखो नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है और हमें अच्छे खासे से पता है कि दरख्तों के फायदे क्या क्या हैं। वो तो हमारी जुबान में ये नहीं है कि अब हम छांव लेते हैं दरख्तों से, ठीक है, ये भी एक फायदा, लेकिन आपकी बुक में ये नहीं लिखा, सही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और आगे यार ये सारा ना तकरीबन रीडिंग ही है, तो कल हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम इंशाल्लाह आगे से ये सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, चौथे चैप्टर को शुरू करेंगे। लेकिन आज के लिए हमारा इतना ही काफी है, और जहां भी आपको लगे कि मेरी कोई गलती है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, और आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।